सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सुप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और यही तो हम कह रहे हैं कि भाई सोनाली पाठक से लेकर हमारे सभी श्रोता जो रेडियो सेट के साथ बैठे हैं, कुछ फोन पर सुन रहे हैं, कुछ अपना काम करते हुए सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत है कार्यक्रम में। और सभी को यथा योग्य, किसी को नमस्कार, किसी को प्यार, किसी को आशीष और अविरल स्नेह। क्योंकि भाई देखो, ऐसा है ना कि आज हम फिर चलेंगे उन यादों की दुनिया में, उन जगहों पर जब हमने बहुत सारे, जैसे कि हम लोग अक्सर ये लेकर आते हैं विषय कि क्या किया था उस समय, स्कूल में क्या करते थे। अब आज जैसे हम बात करेंगे कि भाई जब फ्रिज आया नया तो क्या क्या प्रतिक्रिया थी, है ना। हमारी जो श्रोता है, हमारी सखियां लिखकर बताएंगी कि कैसे कैसे उनके साथ कैसे कैसे वाकई हुए थे, किस तरह से घटनाएं घटी थी जी। और कितने उत्साहित थे, कितने रोमांचकारी वो पल था जब फ्रिज आया था पहली बार, है ना। और रिश्तों पर भी हम बात करेंगे कि रिश्तों की संजीवनी होती है संवाद। जिन घरों में संवाद होता है उनके रिश्ते जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बहुत मजबूत होते हैं। और संवाद से और क्या क्या हो सकता है ये भी बात करेंगे। और भाई घूमने के लिए भी तो चलेंगे ना, तो जबलपुर घूम लेते हैं आज हम सखियों को, श्रोताओं को जबलपुर की सैर करवाएंगे। हमारे साथी तैयार हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है कि भाई हम तैयार हैं जबलपुर चलने के लिए। और आज खास दिवस है। जी हाँ, आज दिवस है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को बधाई हो। और प्रतिवर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया ये दिन, और वर्ष 2002 में से पहली बार मनाया गया था। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हम लोग कहते ही हैं ना कि कोई भी दिवस मनाने का कुछ तो वजह होता है, कोई तो कारण होता है। तो विज्ञान को समाज के साथ और अधिक निकट लाया जाए। वैसे देखा जाए तो रोज बरोज या बल्कि सुबह की शुरुआत ही हमारी विज्ञान से ही होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो इन सबको देखना, परखना, समझना कि हम जो जो चीज़ें प्रयोग में ला रहे हैं वो क्या विज्ञान से मिली हैं हमें या प्रकृति से मिली हैं, तो ये एक पारखी नज़र आपकी हो जाती है। तो ये देखना कि विज्ञान हमारे जीवन में कितना सहायक है, क्या क्या दे रहा है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। 2022 में विश्व विज्ञान दिवस का विषय जो है हम मना तो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हर बार हम एक थीम भी रखते हैं। तो इस बार की थीम है वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विज्ञान समाज के साथ है। साथ ही इस दिन का लक्ष्य है समाज के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में जन जागरूकता को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। जीवन स्तर में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निर्विवाद प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। और इस दिवस की घोषणा के बाद से शांति और विकास के लिए दुनिया भर में इस विषय पर कई कहना चाहिए ना कि बहुत ठोस परियोजनाएं शुरू की गई, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बहुत सारी नीतियां बनी। और इस तरह का उद्यम जो है शांति और विकास की वैश्विक खोज के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण है। ये जो लाता है कि एक दृष्टिकोण बदल जाता है इंसान का ना। और हम फिर से एक और बार सभी सखियों को, श्रोताओं को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि विज्ञान मानव के लिए एक महान वरदान है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है, चाहे वो घर हो या खेत या कारखाना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है, हमारे रोगों को ठीक करने के लिए दवा, दर्द और पीड़ा को कम करके, हमारी बुनियादी ज़रूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने में हमारी सहायता करके, भोजन सहित ऊर्जा प्रदान करके, खेल को शामिल करके जीवन को और अधिक सुखद बनाकर हमें लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। साथ ही संगीत, मनोरंजन और अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से भी जोड़ा है। तो भाई इन्होंने तो लगभग सारे जो पूरा सार लिखकर सभी क्षेत्रों को आपने समाहित कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना इन्होंने किया तो हमें गीत भी सुना दें इनको, है ना। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। हर इंसान यही चाहता है ना, कि खुशियां हो, शांति हो, एक ऐसे गगन के तले जी, जहाँ पर सब खुश हो और चैन की सांस ले रहे हों। वैसे हमारे एक साथी ने एक बहुत अच्छी जानकारी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि आज शांति और विज्ञान दिवस है, जो विज्ञान की महत्ता लोगों तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन में बुदापेस्ट में हुई थी। तो भाई जानकारी हमारे साथी जब बढ़ाते रहते हैं तो हम चैन और शांति से तो रहेंगे ही ना। और खास तौर से भाई ये जो 1 घंटा होता है 3 से 4 बजे वाला, जब हम अपने साथियों से जुड़ते हैं, सबसे बातें करते हैं, तब तो बस जैसे लगता है कि मतलब बिल्कुल चैन और सुकून मिल ही गया। और वैसे भी बातचीत जब करते हैं ना किसी से भी, और यहाँ तो हम इतने ढेर सारे अपने साथियों से, रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, तो बिल्कुल संजीवनी का ही काम करता है ये तो। ये बिल्कुल हमारे रिश्ते की संजीवनी है। बिल्कुल, हाँ। वैसे संवाद एक ऐसी कला है जिसने इसे अपना लिया, वो उस व्यक्ति के संबंधों की नींव जो है उतनी स्थायी और मजबूत तो हमने इसीलिए तो अपनाया है ना। क्योंकि पारिवारिक रिश्तों में असंतुलन, विघटन और तनाव का एक कारण आपसी संवाद का अभाव होता है। बिल्कुल। और देखो वैसे तो एक ये तो बहाना ही हम तो कहेंगे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई आजकल बड़ी भागम भाग की जिंदगी है, समय कहाँ है कि बैठकर बातचीत करें, है ना। और लगता है कि हर इंसान परेशानी से ही गुजर रहा है। तो और कहते हैं अरे इस बात में हमें पता ही नहीं था। तो लेकिन भाई कौन जिम्मेदार है। और समय तो पहले भी 24 घंटे ही मिलते थे, पहले भी लोग तरक्की भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, पूरा जीवन का आनंद भी उठा रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया? तो कुछ भी हुआ हो,
लेकिन हम फिर यही कहेंगे सोनाली बिटिया ना कि लोग समय निकालें, आसपास के लोगों के साथ बैठें, लोगों का हालचाल पूछें। आप भी अपने जरा सा दिमागी घोड़े दौड़ाइए, सोचिए कि अपने मित्र को या किसी भी जानने वाले को कितने साल हो गए आपने बात नहीं की है, तो फोन पर ही बात कर लीजिए। एक चौथाई मुलाकात तो हो ही जाएगी, है बिल्कुल ना? सही कहा आपने। आजकल तो हम जन्मदिन भी है ना बस मैसेज कर देते हैं, फोन कॉल करना हम भूल ही ना? गए हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आवाज जब सुनते हैं तो वो हाँ। जो प्राण वायु जैसे मिल जाती है ना, कहते हैं, तो एक जीवनदायी चीज मिल जाती है। ऐसा लगता है कि कौन सा टॉनिक लग गया है, तो थोड़ा सा बात कर लीजिए, जी। है ना? और वैसे प्यारी बुआ, हम्म। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों में मतभेद का कारण भी संवाद का अभाव होता है। जैसे पिता पुत्र का रिश्ता, दोनों में एक पीढ़ी का फासला होता है, तो जाहिर सी बात है कि मतभेद होना निश्चित है। भले ही दोनों में मतभेद हो सकता है, पर संवाद बनाए रखकर आप मनभेद ना होने दें। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि मन में भेद नहीं होना चाहिए। जो भी बात है उसको सुलझा के कहीं किसी ऐसे उस पर ले जाए निर्णय पर कि हाँ, बीच का या तो रास्ता निकले, या कोई एक व्यक्ति ये हो कि नहीं भाई आपका ये जो मत है वो गलत है या ये मत सही है, कुछ भी होना चाहिए। तो इसमें फिर वही वाली बात हो गई कि आप ये भूल जाएं पिता अगर हैं कि आप पिता हैं और जो आप जो भी कह रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी नई विचारधाराएं जो आती हैं, कभी कभी वो भी सही होती हैं। हमारी विचारधाराएं जो होती हैं वो वैसे सही होंगी, लेकिन जिस स्थिति, जो स्थान, जो घटना के लिए हो रही है, हो सकता है वहां सूट न कर रही हो, तो आपको उसको तौलना पड़ेगा। है, तो इस मामले में ये तो हो गया कि पिता पुत्र यानी संबंधों में अगर आप बड़े हैं तो हमेशा नहीं सही होंगे। ऐसे ही अगर आप कार्यालय में हैं या कहीं व्यवसाय में हैं, तो अगर आप उच्च पदाधिकारी हैं तो ये ना सोचें कि आप ही सही होंगे, जो नीचे है वो गड़बड़ है। तो मित्रवत व्यवहार करें हर जगह पे, और फिर उस रिश्तों में देखें कि किस तरह से अपनापन नजर आएगा। अब चाहे देखो सास बहू का हो, चाहे कार्यालय की बात हम कर रहे हैं ना, तो हर जगह फिर इसी तरीके से अपने रिश्ते को जीवंत रखें, उसे मुरझाने न दें। और जैसा भी अगर आपको लगता है कि इस समय हम गलत कह रहा है सामने वाला, या तो आपको लगता है इस समय टाल दिया जाए तो कर लें, या आपको लगता है नहीं थोड़ी सी बात करके बात समझ में आ जाएगी तो अभी कर लीजिए। नहीं तो संवादहीनता तो नहीं हो, उस समय भले ही आप टाल जाएं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप पुनः उस पर बात करें। ऐसा ना करें कि अब ये धूल है इसको कहीं भी किनारे लगा दिया। नहीं, सफाई ठीक से होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे साथी ने भी बहुत अच्छी बातें लिखकर भेजी है। क्या? संवाद से प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार है। जब मन में संदेह उपजे, हृदय अविश्वास से घिर जाए, मस्तिष्क में विचार न ठहरे, तब संवाद से ही रास्ता कोई निकलेगा। कोई भी विवाद हो, कैसी भी समस्या हो, फिर भी संवाद से हल निकल सकता है। सभी द्वार भले ही बंद हो जाए, लेकिन बातचीत का द्वार सदैव खुला रहना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो क्या होता है, अक्सर संवाद जब नहीं होता है तो गलतफहमी भी हो जाती है मन में, और जो दो छोटी सी गलतफहमी जो राई के बराबर होगी वो धीरे धीरे बहुत बड़ी दरार का रूप ले लेती है ना। सचमुच। और जो मन में कड़वाहट है वो बढ़ती जाती है। तो कभी लगता है कि इस जो है ना बड़ा सा जो बर्फ का गोला जमा हो गया उसको तोड़ दिया जाए और सब जितनी भी मनमुटाव, कलुषिता, जितना भी मन का कलुष है वो सब फूट के बाहर निकल जाए, तो निकाल देना चाहिए। वैसे प्यारी बुआ, माता पिता और बच्चों के बीच भी संवाद के अभाव के कारण रिश्ता कमजोर होने लगता है। कभी कभी बच्चे डर के कारण अपनी बात माता पिता से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें डांटने फटकारने के बजाय उनकी बात जाने बिना, सोचे बिना कोई गलत फैसला ना ले। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो वही हो गई ना कि पहले सुनो तो उसकी सब, है ना? ये मत मान के चलो कि वो बाहर से आया तो कुछ गलत ही करके आया होगा, या कभी किसी को मार के आया है, या कहीं लड़ाई हो गई है, तो ये ना मानकर चलें कि ये इसी ने गलती की होगी। पहले सुन लीजिए अच्छे से, इत्मीनान से। फिर कभी कभी आपको लगता है कि इस समय कुछ ज्यादा जोश है, ज्यादा स्थिति खराब है, तो उस दिन शांत रह जाएं, दूसरे दिन फिर से उसको इत्मीनान से उस बात को सुने, फिर समझाएं। तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है समय देखकर। समय बहुत बहुत बड़ा बलवान होता है, तो समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। और सबसे जरूरी बात है कि कहीं सुनी बातों पर ध्यान न दे। बिल्कुल। और भी किसी भी गलतफहमी को आमने सामने बैठकर संवाद के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष बातचीत से मनमुटाव दूर हो जाते हैं और रिश्ते जो होते हैं ना पहले समान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर एक बात और होती है कि संवाद की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय देखना पड़ता है कि जैसे आप कभी बाहर से आए हैं तो या कार्यालय से जा रहे हैं, तो जो समस्याएं हैं उनको ना लेकर जाएं। अब आपने कहा कि
वो तो कहेंगे लो भैया सखी सहेली में कहा था बातचीत करो, तो आज हम जितनी दफ्तर में दिक्कत हुई है हम सारा घर में बता देते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं तो वही बताइए, और बाकी समस्या वाली बात या ऐसी बात है, समस्या है तो आप जरूर बात करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी किसी और की घटना है जिसमें कि किसी की कोई भूमिका नहीं है, न तो उसका कोई मतलब है, जानने की जरूरत है, तो सबको कहीं बाहर ही छोड़ के आए तो बेहतर है ना। घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए उसको। तभी तो घर में शांति और सुकून का वातावरण रहेगा। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति के साथ ज्यादा रहें। अगर आपको बहुत अकेलापन लगता है तो संवाद करने के लिए आप सोचते हैं कि कोई आपके मन का नहीं है, तो आप प्रकृति से बातें कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप अपने जो रिश्ते रूपी जो पौधे हैं उसमें मुलाकात का पानी डालिए, संवाद की गुनगुनी धूप दीजिए, अपनत्व की हवा उसको देते रहिए। फिर देखिए रिश्तों में कैसे हमेशा बसंती बयार नजर आएगी, है ना। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम, बातचीत करते रहेंगे तो सचमुच एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वैसे जब हम घूमने फिरने जाते हैं उस वक्त भी प्रकृति से प्यार हो जाता है। बिल्कुल, ये तो निर्भर करता है कि आप किस जगह जा रहे हैं, है ना। तो आज तो हम जबलपुर ले जा रहे हैं। जी हाँ। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से जबलपुर एक है। नर्मदा नदी के तट पर बसा ये शहर प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ की नदियाँ, ऐतिहासिक जगह, संगमरमर की चट्टानें और प्राकृतिक झरने हर किसी का मन मोह लेते हैं। जी। और भाई यहाँ पर जो स्थित भेड़ाघाट है वो बहुत प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात है जो मुख्य शहर से 30 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो 98 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं और पानी की बूंदें
जब पलट के जाती हैं तो धुएं जैसी प्रतीत होती हैं और जो एकदम सफेद दिखाई देती हैं, इसीलिए धुआंधार इसे कहते हैं। और मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। और बेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें 100 फीट ऊंची है। इन चट्टानों पर और नर्मदा नदी पर पड़ती सूर्य की किरणें बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और इस खूबसूरती का अनुभव आप केबल कार में बैठकर भी ले सकते हैं। प्राकृतिक परिदृश्य हैं। मंदिरों के अलावा जबलपुर शहर में कई ऐतिहासिक स्मारक भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। रानी दुर्गावती मदन महल का जो किला है जी, वो एक पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल। और 1116 ईस्वी में 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा निर्मित यह किला मूलतः एक सैन्य चौकी है और पहरेदारी के रूप में कार्यरत था। और इस किले में युद्ध कक्ष है, गुप्त मार्ग है, अस्तबल है और एक छोटा सा जलाशय भी है। और जबलपुर से 6 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक बैलेंसिंग रॉक है। यहाँ पर ऊपरी चट्टान निचली चट्टान पर इस तरह से संतुलित है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए इन चट्टानों का संतुलन नहीं बिगड़ता। इतनी सी एकदम छोटी सी जगह पर यानी हम देख के ऐसे डर लगता है कि कभी भी गिर सकती है। हाँ। और इतनी खूबसूरत है कि एक बार देखने से जी नहीं भरता, बार बार उस जगह पर जाने को मन करता है। और ऐसे ही यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। पिसनहारी की मढ़िया है। लगभग 500 वर्ष पूर्व एक बुजुर्ग महिला द्वारा बनाया गया था मंदिर। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है ये। और ये मंदिर जो है पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पर्यटक इसकी मनोरम वास्तुकला, उत्तम डिजाइन और प्रमुख मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। और मैं भी 2-3 बार गई हूँ, पर बार बार जबलपुर जाने का मन करता है क्योंकि वहाँ पर इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य है कि ऐसा लगता है बस देखते ही रहो। और वहाँ पर नर्मदा नदी का घाट है, ग्वारी घाट है, वहाँ पर नर्मदा नदी की आरती भी की जाती है जो दृश्य भी बहुत ही खूबसूरत है। लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि आज ही हमारे शहर जबलपुर संस्कार धानी घूमने ले जा रहे हैं। और जबलपुर नर्मदा नदी के घाट पर संगमरमर मारी वादियां बहुत ही खूबसूरत है। नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध, रानी दुर्गावती जी का महल, मदन महल जिसे कहते हैं, रानी दुर्गावती समाधि स्थल, बैलेंसिंग रॉक, भेड़ा घाट, धुआंधार, ये सब का इन्होंने जिक्र किया है कि है। बातचीत और क्या बताओ। मैं सोच रही थी कि गाना सुनवा देते। हाँ बिल्कुल। प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से, जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से। हम छुपाते रहे हाँ प्यार हमको तुझे, जीवन सवारा तूने हमारा ओ जीवन सवारा। दुनिया से प्यारा तू हमें, तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ।
चलेंगे, ये जग सारा तुझ पे वारा, तुझ पे वारा, ये जग सारा प्यार से प्यारा तू हमें, तू मिले प्यार से, मुझे जीना सवारा हुआ, तुम हुए जो मेरे, मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? हम मिले। तुम मिले। जी, और हमारे साथ में इतने सारे साथी मिल गए। साथी सब मिल गए, तो बस जिंदगी तो एकदम प्रोग्राम खुशगवार खूबसूरत हो गया। बिल्कुल खूबसूरत हो गया। और जब हम जबलपुर घूम रहे हैं तो जाहिर है कि और मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच मैं जबलपुर की सैर कर रही हूँ। हाँ, हमें भी लग रहा है। और हमारे साथियों को भी लग रहा होगा। जी हाँ। और साथी कुछ लिख भी रहे हैं। और जबलपुर की बात चली है तो प्राकृतिक परिदृश्य मंदिरों के अलावा जबलपुर कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे आपने बताया कि रानी दुर्गावती का किला, साथ ही यहाँ पर बैलेंसिंग रॉक, और हमने ये भी बोला कि पिसनहारी की मढ़िया। और जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर भी मौजूद है। यह दुर्गा देवी का मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर के वृत्ताकार आंगन के चारों तरफ छोटे छोटे 64 मंदिरों का निर्माण किया गया है। वृत्ताकार परिधि वाले इस मंदिर को लगभग 100 स्तंभों के द्वारा बनाया गया है। और जैसे कि तुमने कहा कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, तो हमारे साथी ने लिखा है कि 4 में से मध्य प्रदेश की जो 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उसमें से 4 अकेले जबलपुर में है। जबलपुर में फैक्ट्री खमरिया, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, और ये ऐसे इन्होंने नाम भी लिखा है। आयुध निर्माण कंपनियां हैं। इन फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए आवश्यक हथियार समेत कई आवश्यक सामग्री बनाई जाती है। तो इन्होंने लिखा हुआ है। और एक सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में भी लिखा है। तो भाई बड़ी अच्छी बात है कि आपने जानकारी दी। लेकिन हम लोग तो घूमने की जो जगह है उनकी बातें कर रहे हैं, तो अब घूमने की और कौन सी जगह है सोनाली? इसके अलावा यहाँ पे घुघरा जलप्रपात है, संग्राम सागर झील है, भंवरताल गार्डन है, देवताल गार्डन, शिव मंदिर कचनार, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, गुरुद्वारा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बरगी बांध भी दर्शनीय स्थल है। साथ ही यहाँ डूमना नेचर रिजर्व पार्क भी स्थित है, जिसमें अलग अलग पशु पक्षियों की प्रजातियां भी आप देख सकते हैं। जी। साथ ही यहाँ पर स्थित झील में नौका विहार भी कर सकते हैं। क्या बात है। तो भाई मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है बहुत अच्छा शहर है। शहरों और महानगरों से यातायात की सुविधाएं हैं, आप अच्छी तरह से जा सकते हैं और घूमिए इसमें और मजा लीजिए। और वहाँ पे नौका विहार करने में बहुत ही अलग आनंद की अनुभूति मिलती है, क्योंकि जो नाविक है ना वो दोहों के साथ में, गीतों के साथ में हमारा मनोरंजन करते हैं। और वहाँ पे जो 2 चट्टानें ना इतनी पास में है कि उसे बंदर कूदनी भी कहते हैं। अच्छा। यानी इधर से उधर बंदर जो है कूद सकते हैं। और नीचे एकदम गहरी नदी जो है 80 फुट 100 फुट नीचे, हम जब नाविकों से पूछते हैं कि कितना फुट है, बस ज्यादा नहीं 100 फुट है, बस ज्यादा नहीं 200 फुट है। और ऐसे ही भाई वहाँ पर रोपवे भी है। जब आप अब वैसे देखा जाए तो रोपवे के लिए आप कभी कभी बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। भेड़ाघाट के ऊपर से जाने के लिए रोपवे भी है, तो वो भी आप उसका आनंद ले सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो आमतौर पे शहरों में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो आप उसका भी आनंद लीजिए। खाने पीने का अपना अलग मजा है वहाँ पर। सुबह सुबह कचौड़ी, समोसा, जलेबी ये सब भी मिलती है। और आम के मौसम में बहुत प्यारा इतना छोटा छोटा आम मिलता है जिसको कह सकते हैं हम लोग कि बस मतलब बहुत ही छोटा आम, और बहुत रसीला आम था जब हम लोगों ने खाया। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। आप घूमिए और अभी हम गीत सुनाते हैं आपको। हम अंतराल ले लेंगे पहले। अरे
ये तो धोखा हो गया सोनाली बिटिया। कैसा धोखा? अरे हमने सोचा कि तुम गीत सुनवाओगी, तुमने तो अंतराल ले लिया। तो क्या बात है, फिर से हम गीत सुनवा देते हैं बुआ जी। हाँ भाई, ये बात भी सही है, चलो ठीक है। होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे, फिर भी मिला के कदम सजना, होते ही रहेंगे नीची नजर के मीठे मीठे इशारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा, देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा, दिल को तो दिल पर ले ही चुके हो, दिल का करार न लो, मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया सवार दो, जीने की बात करो सजना, तुम जो नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे। हौले हौले चलो मेरे साजना, बहुत प्यारा सा गाना था। और प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, पर झगड़े तो होते रहेंगे, पर उन झगड़ों से जब हम बातचीत करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे जी। और फ्रिज में की रखी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलवाएंगे। बहुत सर्दी का दिन हुआ था, अब तो सर्दी- ठंडियां आ रही हैं। कुछ कुछ लोग तो सर्दियों में ही खाना पसंद करते हैं क्यों? आइसक्रीम। अच्छा मजा आता है। हाँ, मजा- अगर आपको जुकाम है, सर्दी है तो बात अलग है, पर अगर ऐसे ही सर्दी के दिन है तो भी आइसक्रीम खाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। इसलिए क्योंकि पिघलती जल्दी नहीं है हाँ। और वो उसी कड़ी बनी रहती है, तो अगर जिसको हार्ड खानी होती है आइसक्रीम तो सर्दी में ही खाओ तो उसका मजा आता है। क्योंकि गर्मी में तो इधर पिघलती है, और खास तौर से अगर आपने वो चॉकोबार खाया तो वो तो जो स्लिप हो जाता है कि बस पूछो मत, सारा चॉकलेट निकल जाता है। हमें तो मजा हाथ में नहीं फिर आता एक प्लेट भी रखनी पड़ती अरे है। वो मजा नहीं आता ना, जब क्रीम के साथ आता है तो उसका मजा कुछ और होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने फ्रिज खरीद लिया, और खास तौर से ये सीजन जो है उसमें भी फ्रिज बहुत सारे लोगों ने खरीदा था। पहले के जमाने भाई ऐसे ही थे, हम लोगों ने भी जब लिया था तो उस साल वो ऐसे कुछ छूट आई थी, 1 2 3 4 1234 रुपए की छूट, ऐसे ऐसे लुभावने जो ऑफर आते हैं तो उसमें फिर खरीदा जाता है। तो भाई इसी तरीके से होता है, मध्यम वर्गीय परिवार में फ्रिज आता है तो। हमारे एक साथी भी लिखते हैं
कि आमतौर पर फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी के लिए हमें बड़े शहर जाना पड़ता था उस जमाने में। हाँ। और सन 1985 की बात कर रहे हैं, तो फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान की पहली दुकान हमारे गांव में खुली थी। तभी हमने वहां से फ्रिज और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी खरीदा था। क्या बात है। तो ऐसा ऐसा है ना कि सोनाली बिटिया केवल इन्होंने नहीं लिखा है, बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो गई हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारे जो विषय हैं हम उनका स्वागत करते हैं। जब हम पहली बार फ्रिज घर में लेकर आए थे उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। उन दिनों में टंकी और जो घड़े थे उसमें पानी ठंडा नहीं रहता था, और वैसे हमारे राजस्थान में तो गर्मी ज़्यादा ही होती है। तो जैसे ही हम फ्रिज लेकर आए तो हम खुश भी बहुत ही हुए। तो पीने के लिए ठंडा पानी हमने उसमें रखा, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता गया हम पानी पीते रहे, और जो घड़े थे उनको तो मानो जैसे भूल ही गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद महसूस हुआ कि फ्रिज का पानी उतना अच्छा नहीं होता जितना कि घड़े का पानी होता है। तो हमने उन घड़ों को ही वापस भरना पानी से उचित समझा, और अब तो गर्मी के दिनों में हम तो घड़े का पानी ही पिया करते हैं। तो भाई ये अपने ढंग का आपका जो है याद वो वाकई बिल्कुल सही है कि कुछ दिन बाद महसूस होता है कि इसकी क्या उपयोगिता है, और बाकी चीज़ों के लिए उपयोगिता तो है ही, लेकिन जो साल भर आपका एक्साइटमेंट था वो तो था ना। वैसे घड़े के पानी से जो है ना वो ठंडा पानी होता है, उससे गले में खराश नहीं होती है। और फ्रिज का पानी जो है, जिन लोगों को गले में तकलीफ होती है उन्हें जल्दी से जो है गले में तकलीफ हो जाती है। तो हमें जैसा अच्छा लगता है, अगर घड़े का पानी अच्छा लगता है तो घड़े का ही पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। वैसे एक साथी ने ये भी लिखा है कि 1969 में मामा की शादी में ये हमारे घर आया तिलस्मी बॉक्स। इस हमें उसे खोलना भी मना था, लेकिन जब कोई नहीं रहता था तो हम उसमें हाथ डालकर अपना चेहरा घुसाकर थोड़ा देर उसका मजा ले लेते थे। मामा दूध में आम और केला डालकर ट्रे में जमा कर गर्मी की दोपहरिया में हमें खाने को देते। बड़ा मजा आता था क्योंकि हमें बिना पैसे के आइसक्रीम जो मिलती थी, खाना बनाकर रखने का रिवाज नहीं था, सिर्फ दूध दही रखा जाता था या शरबत बनाकर भी हम पीते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसके घर में फ्रिज नहीं भी था तो उसको सिर्फ जब शरबत बनता था खास तौर से, या ठंडाई ऐसी जैसी चीजें बनती थी, लस्सी है, तब महसूस होता था कि भाई बर्फ होती तो थोड़ा सा इसमें डाल लेते। और फ्रिज न आने के पहले तो आइस बॉक्स एक आता था थर्मोकोल का, तो अड़ोस पड़ोस से 3-4 ट्रे ले ली जाती थी और उसमें रख दिया जाता था, और पूरे दिन उसका उपयोग किया जाता था उन बर्फ का। लेकिन फिर जब घर में फ्रिज आया तो हमारे एक साथी ने लिखा है आज तो घर में फ्रिज है, लेकिन एक वो भी समय था जब घर में फ्रिज होना शान और शौकत के निशानी हुआ करता था। मन तो बहुत करता था कि अपने यहाँ भी हो, लेकिन तनख्वाह के अनुपात में महंगा ही लगता था। फिर भी पैसे जोड़कर कुछ पिताजी से उधार लेकर 1984 में हमने पहला फ्रिज 4025 रुपए में 165 लीटर वाला लिया। अनुभव कुछ था नहीं, बस खाने पीने की चीजें रख दी। तब शादी को 2 बरस ही हुए थे। श्रीमती जी के मायके में था तो उन्हें फ्रिज के कार्यकलाप का पता था। वो बोली इसमें दरवाजा खोलने पर ठंडेपन का एहसास तो होता ही नहीं। मैकेनिक को बुलवाया, जब वो कनेक्शन ठीक करके गया तब फ्रिज सही चला, तब हम आनंद ले पाए। अभी दीपावली पर तीसरी बार फ्रिज बच्चों ने लेकर दिया, लेकिन हमें आज भी अपना पहला फ्रिज बहुत याद आता है। आखिर हमारी छोटी जमा पूंजी से जो खरीदा गया था। क्या बात है, क्या बात है, पुराने फ्रिज की याद दिला दी, भावुक कर दिया आपने तो। और देखो सोनाली बिटिया, ऐसा है ना कि पुराने फ्रिज की एक और खासियत थी कि उसके दरवाजे जो होते थे पूरा जो है वो टीन का होता था, तो उसमें बर्फ अरे या जैसे बोतलें पानी की जो रखते थे दरवाजे में, तो उसमें फिर वो कांच वाली भारी भारी बोतलें रखी जाती थी। कभी पल्ला उसका टेढ़ा नहीं होता था। अब हल्की हल्की चीजें रखनी पड़ती हैं क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है या फाइबर का होता है। तो कुछ परिवर्तन तो हुए हैं बहुत ज्यादा, और वो जो कहते हैं ना कि एक रोमांच जो था, हम अपनी जमा पूंजी से चीजें खरीदते थे, वो अब थोड़ा सा उसकी बात कुछ और थी। लेकिन अगर हम गीत सुन लेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी ना। सुनते हैं। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ
Baka yoka baka. Oh, tiririririri. Yudere. Baka luka baka. Oh, tiririririri. Yudere. मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां ओ टिरिरिरिरिरि युडरे बका योका बका ओ टिरिरिरिरिरि युडरे बगा लोगा बगा ओ टिरिरिरिरिरि युडरे मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओरडे 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 मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ 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 होड़ी ओडली ओडली ओ योडली ओडली हेडी ओडली ओडली ओ योडली ओडली ओ बहुत प्यारा गीत बीती बातों पे धूल उड़ाता चलो कितना अच्छा संदेश बिल्कुल सही बात है और संदेश की बात आती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रिज की जो उपयोगिता है वो तो है अपनी जगह लेकिन उसका बहुत गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए धीरे धीरे हमारी आदतें जो है बिगड़ती जाती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं और जितनी कम ठंडी चीज़ भी हम खाते थे उससे और ज़्यादा की ज़रूरत महसूस होती है ना और कुछ बच्चे तो ऐसे दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाते हैं है ना गर्मी के दिन में नहीं उसके दो कारण होते हैं हालांकि हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा है कि फ्रिज में मेरे बेटे को आदत है बिना बात खोलने की और इस बात पर डांट खाते हैं फ्रिज खोल कर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए तो बोलते कुछ नहीं तो सच्ची गुस्सा आता है तो भाई गुस्सा मत करिए उसको नहीं समझ में आता होगा नहीं उसको नहीं समझ में आता होगा ना भाई क्योंकि हर घर में हमने देखा दरवाजा खोल के बच्चे खड़े हो जाते हैं एक तो हमारे घर में एक बच्चे को ऐसा लगता था कि अच्छा रोशनी इसमें लाइट जलती है तो ऐसे खड़े रहो भाई उसके अंदर ऐसे सब चीजें दिखती है साफ साफ और एक को ये होता था कि भाई इसमें क्या क्या रखा है हमको वो सब देखना है छोटी छोटी चीजें और सब सामान रखा है तो खाने का क्या क्या सामान मम्मी ने इसमें रखा है वो देखना रहता है तो भाई ठीक है चेकिंग चलती रहती है बच्चों को और एक साथी ने ये भी लिखा है कि वो दिन याद है जब हमने नया फ्रिज लिया तब क्या क्या रखना ये पता नहीं फिर पानी की बोतलें दूध दही ना जाने क्या क्या फिर बच्चे अपनी पसंद की चीजें रखते तो कभी कुछ अब पिछले साल भी नया फ्रिज लिया तब भी साहब को बार बार देखना और कहना नहीं मैं इससे भी बड़ा ले रहा था जितनी ऊंचाई छज्जे की है मैं कहती हूँ होटल लगाना है क्या और इतने बड़े बड़े जो है वो फ्रिज ले लिए है तो नवासा जो अब छोटा है वो बड़ा होके कहेगा कि देखो नानू ने कितना बड़ा फ्रिज लिया तो सच बात है कि पहले तो वो ये 165 लीटर वाला ही आता था अब देखिए डबल डोर आ गए बहुत तरीके के फ्रिज आ गए और धीरे धीरे हम उसमें चीजें भी रखने लगे पहले तो सच बात है कि खाने पीने की चीजें नहीं रखी जाती थी क्योंकि बासी नहीं खाने का रिवाज था अब कहीं कहीं जरूरत भी होती है तो रखना भी पड़ता है पर जब हमारे घर पहली बार फ्रिज आया था उस वक्त हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था जब किसी के घर नया फ्रिज आता था उसे देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था पहले उसकी आरती उतारते थे फिर फ्रिज शुरू किया जाता था और उस वक्त सिर्फ हम ही नहीं पूरे आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते थे बिल्कुल ये बात भी होती थी और एक बात और भी थी कि जब ट्रॉली वाला लेकर आता था फ्रिज तो पूरा मोहल्ला ये देखता था कि ये ट्रॉली कहाँ रुकेगी किसके घर ये जा रहा है फ्रिज और कहीं बड़ा वाला आ गया तब तो और लोग चौंक जाते थे कि भाई ये बड़ा वाला फ्रिज किसके घर में जा रहा है वहां देखना है तो एक उत्सुकता रहती थी मन में कि कहीं ना कहीं अब जैसे हमारे साथियों ने लिखा है कि दूसरा तीसरा फ्रिज भी आ रहा है लेकिन पहला फ्रिज जो आता था तो जिस जमाने में जब जैसे इन लोगों ने जिक्र किया है 84 की 87 की उसके थोड़ा पहले और बाद के दिनों में लगभग हम लोग सबके घर में पहली बार ही पहला फ्रिज आया वो भी छोटा वाला तो वो एक उत्सुकता रहती थी कि आज किसके घर फ्रिज आया आज किसके घर टेलीविजन आया या इलेक्ट्रॉनिक सामान आया है ना
और फिर हमारे मन में एक ख्याल भी आता था कि फ्रिज तो आ गया है, पर पानी के अलावा इसमें रखे क्या। जी। फिर कोई ऐसे जानकार होते थे जिनके घर में पहले से फ्रिज है, तो बताते थे कि इसमें क्या क्या रखा जाता है। फिर फ्रिज में बर्फ जमाई जाती थी। और फिर ये फ्रिज, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा नहीं होता था, पूरे मोहल्ले वाले का होता था। कि किसी के घर मेहमान आने वाले हैं तो भाई कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो ठंडा पानी रखना, बर्फ जमाना। और फिर जो बर्फ की जो ट्रे है ना, वो छोटी सी ट्रे, उसमें तो फिर नहीं होगा सबका, तो फिर जो छोटे छोटे बर्तन, उसमें भी हम पानी जमा कर रखे जाते थे। फिर कुछ कुछ प्रयोग लोगों के समझ में आने लगा कि जल्दी बर्फ अगर आपको जमाना है तो थोड़ा गुनगुना पानी रखिए तो ज्यादा जल्दी जमेगा। फिर बर्फ के लिए बात हो गई। फिर उसके बाद आइसक्रीम जमाई जाती थी, तो बहुत जानकारी नहीं होती थी, बस ऐसे ही दूध में बस शक्कर मिलाई और जमा दिया गया। फिर लगा नहीं, उसको बहुत औटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको ढकेंगे नहीं तो ऊपर उस पर बर्फ के क्रिस्टल पड़ जाएंगे, तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो धीरे धीरे फिर लोगों ने आइसक्रीम जमाना भी सीखा। उसमें कुछ कुछ केमिकल्स पड़ते थे, उनको डालकर, या आम और जैसे दूध की आइसक्रीम जमाई जाती थी। तो बहुत सारे प्रयोग हुए। अब तो देखो मोल्ड्स आ गए, तो प्रयोग ऐसे ही होते रहे और उसको नित नए आविष्कार के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें बनाने भी लगे, है ना। पर बुआ जी, वो जो कड़ी वाली आइसक्रीम होती थी ना, उसको खाने का मजा ही कुछ और था। उसको खाने का मजा बहुत होता। आज इतनी तरह तरह के आइसक्रीम्स हैं, पर वो जो है, हम चटखारे ले लेकर उस आइसक्रीम को खाते थे। बल्कि हम भाई बहन लड़ते झगड़ते थे कि भाई उसे ज्यादा दी, हमें कम दी है। तो उसका आनंद कुछ और था, क्योंकि सबके जो, जैसे तुमने बताया ना, ट्रे में जमा दी जाती थी, फिर काट काट के दी जाती थी। और वो बर्फी तो है नहीं कि एक बराबर कटेगी। और खास तौर से जो दूध की जमाई जाती है उसको गोरस कहा जाता है, आइसक्रीम नहीं। क्रीम वाली जो होती है, हम लोग शायद उसी को आइसक्रीम कहते हैं, वो गोरस होता था। उसका आनंद सच में मजा था, और चूस चूस के जब खाया जाता था तो बहुत मजा आता था। धीरे धीरे पता लगा कि अच्छा, उसमें दूध वाला जो पाउडर है वो डाल दीजिए तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन हम बातें करते रहेंगे, लेकिन गीत सुनते हैं। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल, ना बहलेगा ये मतवाला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं
कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। तो भाई देखो, पहले का वो भी तो याद होगा ना, केवल फ्रिज आने का नहीं, उसके बाद सब घर में पेड़े या कुछ मिठाई बंटवाई जाती थी, है ना? बिल्कुल। और जिनके घर फ्रिज आता था वो इंतजार किया जाता था कि अब ये बुलाएंगे किसी दिन, शरबत या कुछ ठंडा आइसक्रीम वगैरह जमवा के खिलाएंगे, है ना? और हम लोग भी उसका इंतजार करते थे ना कि चलो अब इनके घर फ्रिज आया है तो कुछ आइसक्रीम बनेगी, कुछ मिठाई बटेगी। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जो है ना पड़ोस कुछ अलग ही हुआ करता था ना बुआ जी। पड़ोस अलग होता था सोनाली बिटिया। उसके संग संग छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां मनाते थे, और केवल खुश नहीं होते थे बल्कि पूरे मोहल्ले को, आसपास के लोगों को उसमें शामिल भी करते थे। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं कि अकेले बस आया फ्रिज, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई और खा लिया। है ना? भले ही उस वक्त जो है ना सीमित आमदनी थी उस वक्त, पर जो खुशियां जो थी वो हम बांटते थे लोगों के साथ में। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे केवल ये क्यों, किसी घर वॉशिंग मशीन भी आई तो सब लोग कहते थे भाई मिठाई कब खिला रही हो, है ना? अब लोग कहेंगे अरे लो वॉशिंग मशीन कौन सी बड़ी चीज है। तो भाई हम क्यों उस बड़ी चीज का इंतजार करते हैं? छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाना चाहिए और उस सबको शामिल भी करना चाहिए ना। और ये आदत जो है, पुरानी जो आदत है, वो अभी भी हमें अपनाना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे। बिल्कुल, ना कि हम उदास रहे कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं, उसके पास वो है। भाई जो भी है उसके अलावा एक बात और है कि केवल ये पास और नहीं है, मतलब जो भी हमने खरीद भी लिया बहुत बढ़िया, पहले तो नया कपड़ा, अच्छा नया कपड़ा पहना, भाई कुछ खिलाओ, ट्रीट दो, है ना? लेकिन अभी लगता है अरे हाँ हम तो अक्सर खरीदते रहते हैं, हमारे लिए क्या है, उसमें क्या नहीं बात उसमें क्या है। अब फ्रिज कौन सी बड़ी सी चीज है, हमारे घर में तो 3-4 है, या हमारे बेटे के पास एक है, बेटी के पास एक है, ऐसे हम सोचते हैं। टेलीविजन भी आता था किसी घर में तो बहुत अच्छे से उसको हम लोग मनाते थे, खुशियां बांटते थे। अब लगता है अरे नहीं नहीं, पहला थोड़ी हमने खरीदा, हमारे तो 2-3 कमरे में लगा हुआ है। तो भाई आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप एक भी फ्रिज खरीद रहे हैं या एक भी आपने टेलीविजन फिर से खरीदा है, उसको एंजॉय करिए। बिल्कुल। और अब गीत एंजॉय करते हैं। अच्छा। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को, दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको सनम आफताब कहते हैं। हमें नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें, डाल दो हंस के आँखों में छलकती आँखें, संभल के पीना इसे सब शराब कहते हैं। हमें नहीं है, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं।
तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। तो भाई जिंदगी लाजवाब रहे, इसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, और छोटी छोटी खुशियों में जो है अपनी खुशियां ढूंढे। जी। जरूरी नहीं कि बहुत दूर जाना है, बहुत बहुत लंबे जाना है। जैसे हमने बताया कि जबलपुर चले जाए, फिर अगर छुट्टियां कम है या फिर नहीं लेकिन जा सकते। कन्याकुमारी में जो रह रहा है उसके पास कहाँ है जबलपुर? हाँ इसलिए वो कन्याकुमारी के समुद्र में ही घूमने चले जाए। जी हाँ, यानी कि मतलब जो आपके आसपास जगह है वहीं पर खुशी रहे। जरूरी नहीं कि घूमने के लिए बहुत दूर जाए, लेकिन घूमे फिरे। और जैसे आज हम लोगों ने कार्यक्रम में बताया कि संवाद करें बात आपस में, है ना। रिश्तों में मिठास घुली रहे, ऐसे ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढे, छोटे छोटे जो है बातें अवसर हैं, हाँ, उनमें खुश रहें। उत्सव मनाए, है ना। जी बिल्कुल, उत्सव मनाए। और हर चीज में ये ना सोचे कि इससे बड़ा कुछ होगा तब हम खुश होंगे। उस इंतजार में क्या होता है कि जो हमारे आसपास चीज है, या बल्कि जो हमारी मुट्ठी में जो खुशी है, वो हम कहीं गंवा देते हैं, है ना। तो उस पल को जिए, और बाकी तो हम हैं ही हैं साथ में, है ना। तो अब तुम बताओ। बातचीत का सिलसिला यहीं पर हम रोकते हैं और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।